वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस क्रूशियल लेक्चर में हम समझेंगे हाउ टू रीड सुपर फास्ट। इसके लिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं एक टॉपिक पर, फंडामेंटल राइट्स, जो ऑलमोस्ट आप सबका पढ़ा हुआ है। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आप अपने तरीके से पढ़ो, मैं अपने तरीके से पढ़ता हूँ। टाइम हम स्टार्ट करते हैं 20 सेकंड से। पार्ट थर्ड, आर्टिकल 12 to 35 यूएसए बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, जस्टिसेबल, मोर इलेबोरेट देन इन द वर्ल्ड, गारंटीड टू ऑल पर्सन, promoting ideal of political democracy, prevent authoritarian rule, government of laws and not of men, named so because guaranteed by constitution which is fundamental law of the land, essential for all round development, right to property was deleted। 20 सेकंड मुझे लगे यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में। आई थिंक 20 सेकंड में ही मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाता अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता। तो ये क्या रूल्स हैं, कैसे इन पर काम करना है, कैसे आप पढ़ सकते हो तेज़ी से, इस पर बात करते हैं। काफ़ी डिमांडिंग वीडियो है, बात करते हैं इस बारे में। पहला रूल है टेक डिसीजन अबाउट बुक्स। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो आपको बताया जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन दैट इज़ इन सिलेबस। ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आपको कोई ये बताता है तो गलती करोगे आप। हो सकता है सब कुछ हो, लेकिन एग्जाम में कट ऑफ तो 49 क्वेश्चन ही जा रही है ना, 49% जा रही है। मेंस में 47% टॉप कर जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एवरीथिंग अंडर द सन हो सकता है सिलेबस में हो, बट आपको नहीं पढ़ना है। तो जो ये डिसीजन लेना है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको ये पता चल जाएगा व्हाट टू रीड, लेकिन जैसे ही आपको ये पता चले व्हाट नॉट टू रीड, तो इस रूल को कभी मत भूलो। जैसे अगर आपको पता चले मिडिवल हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी, बस खत्म। इसके अलावा अब आप इग्नो का मटेरियल या किसी और का मटेरियल नहीं पढ़ने बैठ जाओगे। देखते हैं व्हाट टू रीड आपको पता कैसे चलेगा, क्या पढ़ना है। बेस्ट वे होता है किसी चीज़ का इंटरनेट। आज के टाइम में जाओ, लेकिन इंटरनेट पर अप्रोक्सीमेटली 99% फेक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। ओवरहाइप्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सो डू नॉट गो फॉर एक्सपेरिमेंट्स। जो भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, रिसोर्सेज है, उसको फॉलो करो। इजीएस्ट बुक आप फॉलो करो। जब तक स्टैंडर्ड बुक्स का या रिसोर्सेज का रिप्लेसमेंट, बेटर रिप्लेसमेंट नहीं अवेलेबल होता, तब तक वहाँ मत जाओ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो। यहाँ मैं वापस आता हूँ, ठीक है। शंकर आईएएस आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप 11th क्लास की एनसीईआरटी आप मृणाल पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर एक वीडियो में, जैसे आप कहोगे, मैंने कहा था नितिन सिंघानिया बुक को मैंने 1 स्टार रेटिंग दी थी, ठीक है। बट अभी मजबूरी ये है, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे शंकर आईएएस इन्वायरमेंट हो, इनका कोई रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी मजबूरी है। तो अब ये बुक्स, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं कहूँ कि विजन के 69 पेजेस के नोट्स नितिन सिंघानिया के 600 और 50 पेजेस से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। लेकिन अगर आपके पास ये बुक है और 600 पेज की बुक को अगर आप 4 से 5 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, तो वो आप इस वीडियो में सीखोगे कि कैसे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाट टू रीड, जब भी आप बुक सेलेक्ट करो तो आपको 3-4 पैरामीटर्स जो देखने चाहिए। पहला पैरामीटर ये कि आप जो बुक सेलेक्ट करो वो ये देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर उसमें कवर होते हैं कि नहीं। प्रीवियस ईयर जब हम कवर करते हैं तो आप एक चीज़ देखो, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो लास्ट 5 ईयर के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत सी बुक्स होती हैं ऐसे, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर और ये इन्वायरमेंट की जो बुक्स हैं, पेपर जब हो जाता है उसके बाद ही अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। तो फिर जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनका कट जाता है, उनको समझ आता है, उनको ऐसा लगता है कि भैया इस बुक से ही तो सारे गंदे गंदे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको 25 ईयर्स के क्वेश्चंस देखने चाहिए। सिलेबस लेंथ और ब्रेड्थ, कितनी डेप्थ में आपको सिलेबस पढ़ना है, वो 5 या 10 साल के पेपर से नहीं पता चल सकता। एंड बिलीव मी, 25 ईयर के पेपर से तो ऑलमोस्ट 60-70% पेपर रिपीट हो जाता है। प्री में, मेंस में हम देख ही चुके थे 90% तक पेपर रिपीट होता है। दूसरी चीज़, सिलेबस आपको पता होनी चाहिए आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जीएस के लिए भी है और ऑप्शनल के लिए भी। सोशो जीएस भी है, ऑप्शनल भी है। तो आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे ज्योग्राफी है, उसमें जीएस का सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑप्शनल दिखता है। जैसे आपको साइक्लोन्स, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑप्शनल में भी पढ़ने हैं, जीएस में भी पढ़ने हैं, लेकिन सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस डिफरेंट हैं, तो उसका जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो आपको उस हिसाब से बुक ऑप्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो हाई कॉस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं, ये हर एक टॉपिक, जैसे प्रीलिम्स के लिए 20-20 और 50-50 सीरीज़ के टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिए हुए हैं। मेंस इन 300 टॉपिक्स फॉर मेंस, ठीक है। ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल, जैसे मैंने बताया था, हर ऑप्शनल के लिए आप देखो कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली फॉलो हो रहे हैं, रिपीट होते हैं। 60 to 80 क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। इनके आपके 80 into 3 पेजेस इक्वल टू 240-250 पेजेस के आपके नोट्स हैंड रिटन तैयार होने चाहिए,
ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल्स की अगर हम बात करें, स्पेशली ये तो जीएस के लिए हो गया, वैलिड है। ऑप्शनल के लिए आप शॉर्टकट्स इग्नोर करो, टाइम बिंग आप कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू गो टू एकेडमिक बुक लिस्ट। अगर आपका कोई सोशो ऑप्शनल है तो यू हैव टू गो टू एएमयू की वेबसाइट पर जाओ, जामिया की वेबसाइट पर जाओ, जेएनयू की वेबसाइट पर जाओ, देखो वो लोग कौन सी बुक्स रेफर करते हैं। अगर आप उनके रेफरेंस लिस्ट देखो तो आपको समझ आएगा कि आप अगर 300 से ज़्यादा नंबर भी ला रहे हो तो भी आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखो इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड वाइड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पर जाओ। लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है तो कोचिंग नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, दीज आर ओके टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। 200 to 240 मार्क्स के लिए कोचिंग नोट्स हैं। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स टॉपर स्टॉक में आपको बताई जाती है वो फॉलो करके आप इजीली 300 तक पहुंच सकते हो। लेकिन सपोज इफ़ यू विश कि आपको 350 तक लाने हैं ऑप्शनल्स में, तो देन यू हैव टू गो टू एकेडमिक बुक लिस्ट इंस्टेड ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। बिना आंसर राइटिंग के भी मेरे 300 प्लस मार्क्स हैं, तो ये तो खैर मार्केट के हुए हैं कि आंसर राइटिंग करनी है। अब आपने डिसाइड कर लिया व्हाट टू रीड, तो अब दो चीज़ें हैं, एक है फर्स्ट रीडिंग ऑफ बुक, एक है सेकंड रीडिंग ऑफ बुक। तो फर्स्ट रीडिंग ऑफ बुक यू हैव टू ट्राई, आप ट्राई करो कि मैक्सिमम एक दिन एक बुक खत्म कर दो, ठीक है। आपको बुक जब पढ़नी है तो हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ के देखो, तब डिसाइड करो। स्पेशली फॉर ऑप्शनल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि ऑप्शनल्स में मोस्टली आपको ये पता नहीं होता कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आपको ये कह दिया जाता है कि इसकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये नोट्स पढ़ लो, वो कर लो, बट बुक्स आपको नहीं बताता। तो ऑप्शनल्स के लिए आपको बुक स्टोर पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको पूरी बुक के पन्ने पलट के देखने पड़ेंगे, और मैक्सिमम आप टाइम देख सकते हो 2 से 3 घंटे, या मैक्सिमम 1 डे फॉर बुक। वो बुक आप परचेज करो जिसकी लैंग्वेज ईजीएस्ट हो आपके लिए। लगभग सारी बुक्स अच्छी हैं, बात इस चीज़ पर है कि आप उसको कैसे अडप्ट करते हो। नितिन सिंघानिया के भी 60 पेज में नोट्स बनाए जा सकते हैं, और फिर सविंदर सिंह जो 800 पेज की बुक है उसके भी आप 400 पेज के भी नोट्स बना के लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। साथ में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईगो पर नहीं लेना है। सपोज आपने 1000 रुपये की कोई बुक खरीद भी ली तो भैया अननेसेसरी बुक फेंक दो। एक वॉशिंग मशीन का जो डब्बा होता है ना, सबसे बड़ा डब्बा होता है, ये डब्बा मैं मेंटेन करता था, आप भी करो। ट्राई करो कि इसमें कचरा बुक भरते जाओ, कचरा मटेरियल, और जब अगर आपका ये यहाँ तक भर गया, इसका मतलब आप यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। 1 साल वेस्ट होने या 4-5 साल वेस्ट होने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि आपकी वो 1000 रुपये की बुक वेस्ट हो जाए। डू नॉट फॉल इन लव विद बुक्स। तो हम फर्स्ट रीडिंग कैसे, मैंने कहा कि आप ये बुक डिसाइड करोगे, हेडिंग और सब हेडिंग। मुझे एटलीस्ट सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। जैसे मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ यहाँ पर, ये वाला है टेम्परेचर डेंसिटी। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा कि मैं इस बुक में हेडिंग पढ़ूँ, नेचर ऑफ सी वाटर, 3 स्टेट है, ये बोल्ड वर्ड्स पढ़ लूँ, लिक्विड सॉलिड गैसियस, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहीं और दिया हुआ है ये, ठीक है। तो मैं इस जगह से कट कर दूंगा, दूसरी यूनिट में है सिलेबस में, ठीक। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि हेडिंग सब हेडिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सी वाटर, पॉइंट नंबर 1, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सी वाटर, प्राइमरी सॉल्यूट है, मैं ये पढ़ूंगा। न्यूट्रिएंट इन सी वाटर दिए हुए हैं, गैसेस दी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ दिए, ट्रेस एलिमेंट दिए हुए, ये दिया। तो एटलीस्ट मुझे पहली रीडिंग में ही कुछ हेडिंग समझ में आ गई। एग्जाम में लिखने के लिए तो ये 5 हेडिंग इतना ही सफिशिएंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सी वाटर, इसमें देख लो आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। सी टेम्परेचर, इसकी इंपॉर्टेंस है, जस्ट इतना पढ़ के छोड़ दो। फर्स्ट रीडिंग में इतना ही होना चाहिए। अच्छा, इस बुक में सी टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसमें सोर्सेज ऑफ हीट ऑफ ओशन दिए हुए हैं। इस बुक में आपको एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ये स्कैटरिंग, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर आपको इस बुक में मिल जाएगा, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी वाटर में लैटिट्यूड का एक इंपैक्ट होता है। सपोज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, आप सिर्फ इतना भी लिखा हो ना, लैटिट्यूड, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, नेचर ऑफ दिस लैंड एंड वाटर, स्पेसिफिक हीट, प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, ओशन करंट, माइनर फैक्टर, तो इतने में भी आपको 7-8 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज तो होगी। इसीलिए जब भी आप एक न्यू बुक पढ़ते हो तो आप उसकी पहली रीडिंग में हेडिंग सब हेडिंग पढ़ो, उसके बाद आप कहीं और जा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है, इससे आपको पता चलता है कि भैया ये बुक काम की है भी कि नहीं है, ये मुझे फॉलो करनी है कि नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये देखना है, अगर गलती से आपने कोई दूसरी बुक खरीद भी ली तो उसको चुपचाप से फेंक दो। जैसे बुक आफ्टर फर्स्ट रीडिंग आपकी कैसे दिखेगी ये बताता हूँ। ये हिस्ट्री की बुक है, आई वॉज रीडिंग इन हिंदी। तो यहाँ पर मेरे लिए आर्थिक कार्यक्रम थे, जो प्रस्ताव थे, लगान, और इस तरह से आप अंडरलाइन करो, लगान और माल गुजारी में कटौती, ये हो गया, ठीक। इस तरह से आप पढ़ो, ठीक है, कि अंडरलाइन करो, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मल्टीपल टाइम्स अंडरलाइन करो। पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया, इस तरह की चीज़ें फर्स्ट रीडिंग में आपको इस तरह से चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट इस टाइप की चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक। फर्स्ट रीडिंग के बाद बुक बचेगी ही आपकी इतनी। फर्स्ट रीडिंग से आपका एक चीज़ हो जानी चाहिए कि बुक आपकी 10 to 20% कंप्रेस हो जानी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग में आपको पेंसिल और इरेजर लेके बैठना है। सेकंड रीडिंग ऑफ बुक, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी आप सेकंड रीडिंग, मतलब जब आप मेन रीडिंग करोगे, नेवर स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ एनी सब्जेक्ट, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम, एनीथिंग। चैप्टर 1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मोस्टली क्या होता है, चैप्टर 1 में जो भी
राइटर होता है वो अपनी पूरी नॉलेज दिखाने की कोशिश करता है और आपको कुछ नहीं समझ में आता। बिलीव ना हो तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 पढ़ लो और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आपके दोस्तों में से 50% लोग लक्ष्मीकांत की चैप्टर 1 पढ़ के ही तैयारियाँ उन्होंने छोड़ दी हैं। तो फिर ये आप ध्यान रखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, यहाँ पर कीवर्ड्स और कनेक्टर्स अंडरलाइन करो। हम कई बार क्या करते हैं, कीवर्ड जब अंडरलाइन कर लेते हैं, कनेक्टर्स अंडरलाइन करना भूल जाते हैं। कनेक्टर मतलब जैसे ये वर्ड्स कहीं लिखे एंड, सो, हाउ, ठीक है, तो इनको आप अंडरलाइन जरूर करो। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली बुक आपकी बहुत छोटी हो जाएगी, 10 to 50% बुक ही आपकी नोट्स की तरह हो जाएगी। पेंसिल और इरेजर आप यूज़ करो इस रीडिंग में, जब आप अंडरलाइन करो चीज़ों को तो आपको लगे कि कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा मार्क कर लिया तो इसको आप बाद में इरेज कर सको, ठीक है। इसके बाद कभी अगर आपको दिखे कि कुछ सिमिलर टॉपिक हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उनके आप नोट्स बनाओ, कंपैरिजन टेबल बनाओ। जैसे मैप्स और ज्योग्राफी आपको एक साथ करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जैसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में है तो एक साथ करनी चाहिए। इसके हम देखते हैं कैसे सिमिलर टॉपिक आप क्लब कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ इसकी GS2 में ये टॉपिक्स हैं इतने, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक्स हैं और यहाँ पर आई थिंक 24 या 25 चैप्टर्स हैं लक्ष्मीकांत में। आप इस तरह से टेबल बनाओ। ये टेबल एनीवेज फ्री अवेलेबल है, ये उस टाइम की है जब KPUPSC हुआ करता था इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है। तो आपको इस तरह से कंपैरिजन टेबल बनानी है कि आप जब बैठ रहे हो तो यू आर स्टडिंग फुल ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ इन 4 to 5 पेजेस। आपको इस तरह की टेबल्स बनानी पड़ेंगी और एग्जाम में इन चीज़ों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बस इतने नोट्स सफिशिएंट होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी ये है, प्रेशर ग्रुप ये होते हैं, सफिशिएंट है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। मैप्स और सब्जेक्ट की ऐसे मैंने बात की, अगर आपने ये मैप रट लिए, ठीक है, तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। एनीवेज ये ऑप्शनल का टॉपिक है, आपको नहीं समझ में आएगा। ये 4 चीज़ें बहुत तंग करती हैं लोगों को, स्टाम्प एंड केंद्रीय, वारेल सिंह और ट्रेवर था और ये कोपेन। तो ये अगर आपने एक पेज पर चारों रट लिए तो ये बिलीव मी ये बुक के अराउंड 30 पेजेस में दिया हुआ है। माजिद हुसैन में, खुल्लर में अराउंड 40 to 45 पेजेस में दी हुई है चीज़ें, तब भी आपको क्लियर होती नहीं है। ये एक पूरा क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है माजिद हुसैन का, जो ऑप्शनल के लिए, इनफैक्ट GS के लिए भी आप ये सब टॉपिक पढ़ते ही हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिगर्स हैं। इन 9 फिगर में पूरी क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया खत्म हो जाती है, इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं, हम उन पर वापस आएंगे अभी, ठीक है। तो ये हुआ रूल 2। इसके बाद हम रूल 3 हुआ। रूल 4 है बुक को ही आप नोट्स की तरह बनाओ। बुक कॉर्नर्स यूज़ करो, साइड में बुक की स्पेसिंग होती है वो यूज़ करो। अननेसेसरी पैराग्राफ को आप स्ट्राइक डाउन करो और एक हेडिंग लिखो हर एक पैराग्राफ के लिए। जैसे आपने हेडिंग किस पैराग्राफ के लिए लिखी, जैसे एक वर्ल्ड हिस्ट्री का है, कैवोर के बारे में बताया गया है कि वो एक रियलिस्ट था। एग्जाम में रिवाइज करने के लिए आपको बस ये लिखना है, फ्रांस और ब्रिटेन इन्होंने हेल्प की अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो जब आप इटालियन रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तो कैवोर के बारे में पढ़ोगे। अगर आपने ये पैराग्राफ सिर्फ इतने में समराइज कर दिया तो बिलीव मी अब इसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, इसको पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्ड हाईलाइट कर सकते हो। एनीवेज ये वर्ड्स पहले आ चुके हैं इस चैप्टर में, इसीलिए यहाँ पर मैंने बस इतना लिखा। दूसरी चीज़ मैंने कही कि जो भी क्लियरली स्ट्राइक डाउन अननेसेसरी पैराग्राफ, जैसे मैं आपको पॉलिटी में ही बताया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये आपके फेवरेट चैप्टर्स में से हैं। तो मैंने क्या किया, प्रेसिडेंट है यहीं ऊपर पेन से लिख लिया, वाइस प्रेसिडेंट इसका कंपैरिजन कर लिया। इससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ ये देख लो, यहाँ कुछ अननेसेसरी जो पैराग्राफ हैं ये मैंने स्ट्राइक डाउन कर दिए। इन सब चीज़ों से जो मैं ये 2 चैप्टर की समरी कंपैरिजन, VP मतलब वाइस प्रेसिडेंट में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनसे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं इन 2 चैप्टर्स को एक में कर लूँगा तो मेरे लिए ये चैप्टर यूजलेस हो गया। यहाँ बस सिर्फ एक ये पार्ट है, आई डोंट थिंक ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कट गया, क्वालिफिकेशंस कट हो गई, सब कुछ कट हो गया क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को वहीं पिछले चैप्टर में ही ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो आपको जो भी अननेसेसरी पैराग्राफ्स हैं उनको आपको स्ट्राइक डाउन क्लियरली करना चाहिए। ये कैसे किया है इसके लिए आप देख सकते हो पॉलिटी, जहाँ मैंने बताया कि हाउ टू रीड पॉलिटी। तो यहाँ हमने क्या चीज़ सीखी कि आपको अननेसेसरी पैराग्राफ स्ट्राइक डाउन करने और हेडिंग को ईच पैराग्राफ आप देने की कोशिश करो। इसके बाद देखते हैं रीडिंग टॉप टू बॉटम। हम मोस्टली कैसे पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से या इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बुक है तो हमें इस तरह से स्कैन करने की आदत डालनी, ऊपर से नीचे पढ़ें। जैसे मैंने अभी आपको फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ के बताया था, उसी तरह से आपको स्कैन करना है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके 4 से 5 रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी होनी चाहिए, अंडरलाइन आपने वर्ड किए हो। साथ में क्या है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन वर्ड्स ही पढ़ने हैं। अगर आप भूल जाओ, समझ नहीं आया आपको कि क्या लिखा था, तो आप उन वर्ड्स को, उन स्टेटमेंट को रिकलेक्ट करने की कोशिश करोगे क्या लिखा हुआ था। जैसे अगर यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि मोर इलेबोरेट देन इन द वर्ल्ड, अगर आप इसको नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो कि ये क्या लिखा है, तो फिर तब मजबूरी में आप ये पढ़ सकते हो कि दोज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, तब जाके तो ये फाइन है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करोगे आप खुद से ही, मतलब बिना पढ़े आप वो
जो स्टेटमेंट है उनको रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं कैसे ये चीज़ काम करती है। ठीक है, यहाँ पर वैरायटी ऑलरेडी मैं आपको वैसे बता चुका हूँ अभी फंडामेंटल राइट में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड्स है मैं सिर्फ यही पढ़ूंगा। हाई यील्डिंग वैराइटीज, एप्लीकेशन ऑफ दिस मॉडल इररिलेवेंट, माइक्रो एंड मेसो लेवल, नो लॉन्गर ऑपरेटिव इन इंडिया, ओरिजिनल फॉर्म। तो इस तरह की चीज़, जो भी काम की चीज़ें मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा, लेकिन इसके लिए आपको ऑब्वियसली पहले ये पढ़ना चाहिए। मैन इज़ नॉट अ रैशनल इकोनॉमिक पर्सन, तो ये आगे की पूरी चीज़ आपको पता है। एट प्रेजेंट नो स्टेट इज आइसोलेटेड एंटिटी, तो अगर आपको ये पता है कि आइसोलेटेड एंटिटी क्या होती है, तो फिर आपको ये पूरा पैराग्राफ कभी भी ज़िंदगी में वापस से पढ़ने की नीड है नहीं। तो इस तरह से आप टॉप टू बॉटम पढ़ने की आदत डेवलप कर सकते हो। मेन बात यही है, जब भी आप भूल जाओ कि क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ तभी आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा, और पहली रीडिंग से आप ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए मल्टीपल रिविजन्स आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद रूल 6 आता है इंडेक्स। जो भी इंडेक्स के पहले के पेजेस हैं वो फाड़ दो। हमेशा 10 से 30 से 40 सेकंड वेस्ट होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली पॉलिटी लक्ष्मीकांत में। तो ये मेरी बुक्स है, ठीक है। ये फर्स्ट पेज का बैक पार्ट है, यहाँ पर चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आई थिंक ये आपको पता होगा। पॉलिटी की बुक, कितने पेजेस फालतू दिए हुए हैं, यूजलेस हैं, फाड़ के फेंक दो। ठीक है, डोंट लव बुक्स, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने बाद वाले पार्ट को 4 टेबल में समराइज कर लिया तो ये वाला पार्ट यूजलेस है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉलिटी कैसे पढ़नी चाहिए फटाफट 30% टाइम में, तो आप ये चीज़ें फॉलो करो। देन रूल 7 जो है, ओनली वन फाइनल सोर्स फॉर रिवीजन। दिक्कत क्या होती है कि जब हम एक से ज़्यादा सोर्सेज पढ़ते हैं तो वहाँ मेन दिक्कत होती क्या है एक से ज़्यादा सोर्सेज पढ़ने में, वो बताता हूँ आपको। टाइम तो लगता है, वो ठीक है। सबसे ज़्यादा डिजास्टरस चीज़ ये है कि आप हमेशा डिफरेंसेस ढूंढने में लग जाते हो। सपोज़ ये बुक है, मैं इससे भी भरतनाट्यम पढ़ रहा हूँ और इस बुक से भी भरतनाट्यम पढ़ रहा हूँ। मान के चलो कि कुछ एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐसा जरूर दिया होगा जो इसमें नहीं होगा। पूरे टाइम आपका ध्यान रहता है कि मैं इन डिफरेंसेस को ढूंढूं। आप कॉमन टॉपिक भूल जाते हो सकता है एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, आ जाता है कई बार, लेकिन ये मान के चलो कि 9 आउट ऑफ 10 पॉइंट तो सेम ही है ना। कट ऑफ तो आपकी 5 आउट ऑफ 10 मतलब 50% जा रही है, तो क्यों अननेसेसरी इसमें टाइम वेस्ट करना। आप कभी भी करके देख लो, आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ के देख लो, सेम टॉपिक 2 सोर्सेज से, सीसीआरटी पढ़ लो और नितिन सिंघानिया पढ़ लो, या क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ लो। अगर आपका टाइम ना वेस्ट हो जाए तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि नहीं आपने गलत कहा था। ठीक है, इसमें आप दिक्कत क्या हो जाती है कि आप कॉमन टॉपिक भूल जाते हो। जैसे आर्ट एंड कल्चर और इन्वायरमेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। साथ में करंट अफेयर्स अगर आपने एक मैगजीन के पढ़ लिए हैं, ठीक है, सपोज आपने विजन पढ़ लिया, इनसाइट्स पढ़ लिया, सिनॉप्सिस पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, ठीक, अगर आपने एक सोर्स पढ़ लिया तो सफिशिएंट है। मान के चलो कि विजन में जो कवर होगा इनसाइट्स में 10% एक्स्ट्रा होगा, इनसाइट्स में जो होगा विजन में 10% एक्स्ट्रा होगा। उस 10% के लिए आप क्या करते हो कि जो 600 पेज का, मैं आई थिंक 90 पेज की अगर एक बुक लिस्ट है, 12 मंथ अगर आप पढ़ रहे हो, ऑलमोस्ट इट इज़ ग्रेटर देन 1000 पेजेस, तो आप इस 10% के लिए आप एक्स्ट्रा 1000 पेजेस पढ़ रहे हो। अगर 4 क्वेश्चन आ भी जाए ना एग्जाम में, छोड़ देना। ठीक है, क्यों, रिवीजन ज़्यादा कर लोगे ना आप, उन क्वेश्चन को ज़्यादा चांसेस हैं कि सही करोगे, नंबर ऑफ रिवीजन्स आपके हाई होंगे। हमेशा ट्राई टू कंसोलिडेट होना चाहिए। अगर मजबूरी में एक से ज़्यादा बुक पढ़नी ही पड़ जाए तो फिर आप 2 बुक लेके मत पढ़ो, हमेशा नोट्स बनाओ ऐसे टॉपिक के, नहीं तो फिर दिक्कत में आओगे। और ये स्ट्रेटजी आपको ऑप्शनल में कई बार काम आती है, क्योंकि वहाँ एक बुक से काम चलता नहीं है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, रूल 8, दैट इज़ न्यूज़पेपर। देखो एक चीज़ है, न्यूज़पेपर में आजकल आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हिंदू में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे पॉलिटी के चैप्टर 1 और हिंदू की 1 महीने रीडिंग से आपका आधा कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। जो लोग 15 लाख लोग तैयारी करते हैं, उसमें से जो 5 लाख लोग या 6-7 लाख लोग एग्जाम में अपेयर होते हैं, वो यही होते हैं जो सब्जेक्ट देख के, हिंदू देख के भाग जाते हैं। दिक्कत क्या होती है, आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है और आप डेली आधा घंटा 40 मिनट आप न्यूज़पेपर एनालिसिस में देने लगे, ठीक है, तो भैया यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, बेटर है पहले सब्जेक्ट्स पढ़ो। ठीक है, तो इस बारे में हम न्यूज़पेपर में और ज़्यादा डिटेल में आएंगे कैसे पढ़ना है। मल्टीपल बुक्स कई बार हमें पढ़नी होती है, मल्टीपल बुक्स, ठीक है, पढ़नी ही है ऑब्वियसली। ऐसे ऑप्शंस में हमें कई बार पढ़नी पड़ जाती हैं। जीएस में अगर आपको मार्क्स 450+ अगर आप टारगेट कर रहे हो तो भी आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इनके लिए आप क्या करोगे, एग्जाम से पहले, चाहे वो प्री दे रहे हो तो प्री, मेंस दे रहे हो तो मेंस, 2-3 दिन का टाइम दो आखिरी महीने में एग्जाम से पहले, जब आपने सब कुछ पढ़ लिया। सपोज आपका सोशियो ऑप्शनल है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब आप सोशियो की एक जो आई थिंक हरलम्बस होती है वो खरीद लो, ठीक है, फटाफट सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। जो आपको 2 दिन में उसमें से 200 पॉइंट्स मिल जाए, 400 पॉइंट्स मिल जाए, उन पॉइंट्स को आप नोट्स बना के रख लो, अदरवाइज फिर मल्टीपल बुक में आप पढ़े रह जाओगे। इसके बाद प्री वर्सेस मेंस, प्री और मेंस की तैयारी थोड़ा अलग होती है, तो आप ये मान के चलो कि अगर मेंस के लिए इतना पढ़ना है तो प्री के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी तैयारी पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये आपको समझ में आता होगा कि प्री और मेंस के लिए तैयारी अलग तरीके से करनी है। ये ट्राई करो कि मेंस की तैयारी, आपका 90% मेंस का सिलेबस प्री के पहले खत्म हो जाए,
ठीक है। न्यूज़पेपर भले ही छूट जाए, मेंस के कुछ हो जाए, लेकिन मेंस का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको पढ़ लेना चाहिए। कभी देखना इंटरनल सिक्योरिटी, मैंने खुद पढ़ा है इंटरनल सिक्योरिटी। मेंस के लिए सिलेबस ही अलग है, प्री के लिए सिलेबस ही अलग है। प्री का 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है, मेंस का एक टॉपिक पढ़ने में आपको 15 से 20 मिनट मिनिमम लग रहे हैं, वो भी जब मैं आपको कंटेंट बना के पढ़ा दे रहा हूँ। तो ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो आपका कंटेंट है वेल सेग्रीगेटेड हो सकता है आपके इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स एक ही जगह हैं, लेकिन आप प्री को हाईलाइट करो। प्री वाला है, अगर आप उसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हो तो मेंस वाले को आप ब्लैक कलर से हाईलाइट करो, या फिर ब्लू कलर से हाईलाइट करो, कुछ तो करो ऐसा, ठीक है। आपको ये हमेशा सेग्रीगेट करके रखना पड़ेगा, नहीं तो आप टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दोगे। प्री की तैयारी के टाइम पर आप मेंस पढ़ोगे ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि भैया पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जो ये पीपीटी है रीड सुपरफास्ट वाली, ये आज से 3 साल पहले से लगभग बनाई हुई रखी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं, मुझे लगता था पता नहीं मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगा नहीं, प्रेजेंट कैसे करूंगा, लोग क्या कहेंगे। इस लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ये पीपीटी आज तक मैंने बनाई नहीं। आई नो इसकी वजह से काफ़ी लॉस आपका तो हुआ होगा, मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको अब ये जो पीपीटी बनाई गई, 1 या 2 लोग ऐसे उन्होंने रिपीटेडली कमेंट किए। एक चीज़ ध्यान रखना, यू नीड टू स्नैच व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। आपको दुनिया में हर दूसरे इंसान से, जो आप नहीं हो, आपके अलावा कोई भी इंसान, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, एनीवन, आपको उससे वो चीज़ छीननी है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो पहला रूल, तो इनफैक्ट रूल नंबर 11 से बेटर है, पहला रूल होना चाहिए कि पहले भैया पढ़ना तो स्टार्ट कर दो। लोग 3 साल तक बिल्कुल प्लानिंग करते रहते हैं कि अच्छा मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मैं लक्ष्मीकांत खरीद के लाऊंगा, या मैंने लक्ष्मीकांत खरीद ली, अब मैं और कुछ नया सर्च कर लूँ। डोंट डू लाइक दिस। एक जो हम मेन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि सपोज हमने क्या किया, बुक खरीद ली, ठीक है, मैंने बुक खरीद ली, लक्ष्मीकांत मैंने खरीद लिया, अब रख ली, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम खरीद ली, रख ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई विल गो फॉर मोर, कि अच्छा स्पेक्ट्रम के लिए इनसाइट्स पर लोगों ने क्या कहा, फोरम के ब्लॉग पर लोग क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम पे क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ से कंटेंट उठा लो, वहाँ से उठा लो, यार ये स्पेक्ट्रम तो कवर कर लो। अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा, इसी लक्ष्मीकांत से और इसी स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएंगे, वही आप गलत करके आओगे, एग्जाम में बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना, कट ऑफ 49% जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। फॉरेस्ट की कट ऑफ निकालना भी इन्हीं 5-6 बुक से हो जाता है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि बुक खरीदने का मतलब बुक आपको रट नहीं गई है। और हम कुछ चैप्टर देखते हैं, जैसे चैप्टर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लेनी, जैसे पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। बस इस पैराग्राफ में आई डोंट थिंक कि कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पूरे पेज में मेरे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी नॉर्थ टू साउथ दिखती है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ लैंग्वेजेस की बात की गई है, मुंडा या कोलारिन लैंग्वेज, यहाँ पर ये बात है। तो इस पूरे चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि जो ये अंडरलाइन की हुई चीज़ें हैं इससे कहीं ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं इन्वायरमेंट, शंकर की बुक का पहला चैप्टर देख लेते हैं। इस पूरे पेज में जो इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको अगर आप काट दो ना, कतई फालतू पैराग्राफ है ये, कहीं ये किसी काम का नहीं। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी कहीं काम का नहीं है, अपने टेक्स्ट डील करते हैं, बट ये आपसे प्री में कोई पूछेगा नहीं, तो ये सब यूजलेस है। हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी कोई नहीं पूछने वाला आपसे, कभी नहीं पूछने वाला ना आप मेंस में लिखने वाले हो। लिखोगे, हो सकता है आप लिख दो, लेकिन इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, 2 चीज़ें होती है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ये है, आप ये देखो, यहाँ इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ लिखा हुआ है अबायोटिक, यहाँ लिखा हुआ है बायोटिक। अबायोटिक में आपको पता होना चाहिए क्या अबायोटिक है, कौन सी नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये पता होनी चाहिए। बायोटिक में ये चीज़ें आती हैं। इन्वायरमेंट इज नॉन स्टैटिक, कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली। यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया इन्वायरमेंट ऑफ अ फिश। तो इस पूरे पेज पर आपको सिर्फ 4 फैक्ट ही मिल रहे हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, स्टैटिक नहीं है, एबायोटिक, नॉन एबायोटिक, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने फिर फिश का एग्जांपल दे दिया। पूरे चैप्टर में देखो यही कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, आप ये देखो कैसे मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही सफिशिएंट होता है। जहाँ कई बार ऐसा हो सकता है आपको डेफिनेशन याद करनी हो, जैसे इंडिविजुअल की डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी, इंडिविजुअल के ऊपर पॉपुलेशन होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार आपको पूरे पैराग्राफ की डेप्थ में जाके ही पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ और जीएस के लिए बता रहा हूँ, ये पीडीएफ है रिसोर्सेज का। ये जो पीडीएफ है इसमें पूरा रिसोर्सेज कवर्ड है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, आई थिंक ये होगा 25 पेजेस का ये जो है डॉक्यूमेंट है, इसमें पूरा रिसोर्स ज्योग्राफी कवर्ड है। इस तरह से अगर आपने कर लिया ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसी पेज पे लिख लिया। निकल कॉपर और यूरेनियम के साथ मिलता है, फ्री फॉर्म में मिलता नहीं है, पीएमएन से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक मिनरल है। यूरेनियम के बारे में कुछ 1-2 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, खत्म हो गए ये चैप्टर्स, ठीक है। कुछ यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह की बात कर ली। इसी तरह से यहाँ पर ये आई थिंक आपको पता होगा, ये हीरा बरगुई, ठीक है।
एल्यूमिनियम प्लांट की बात की गई है, तो कहाँ कैसे हैं ये नॉट इम्पॉर्टेंट, वो जीएस आपको नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। करेंसी मटेरियल बस इतना सफिशिएंट है। जिंक के बारे में अगर आप इतना जान लेते हो ना कि अलॉइंग के लिए यूज़ होता है 99% राजस्थान, खत्म, दैट्स ऑल, ठीक। तो इस तरह से आपको नोट्स अपने बनाने हैं कि नोट्स आपके फटाफट तैयार हो जाए। क्रोमाइट के नोट्स अगर आप मुझे कहो तो जीएस के लिए इतने सफिशिएंट है कि भैया सुकिंडा वैली में मेनली मिला करते हैं। और उड़ीसा का एक मैप जरूर बनाना सीख लो। अगर रफ मैप बनाना उड़ीसा का तो ऐसे बनाओ, ठीक है, ये आपका उड़ीसा का मैप हो गया, फाइन। तो इस तरह से आप चीज़ें करो एंड बिलीव मी, चीज़ें आपकी बहुत जल्दी जल्दी होने लगी। कई जगह आप डिटेल में भी जाना चाहोगे, ठीक है, वहाँ आप डिटेल में जाओ, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, व्हाट नॉट टू रीड, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। जो दूसरों ने गलतियाँ कर ली है उनसे सीख लो, अदरवाइज आपके पास इतनी लंबी लाइफ तो है नहीं कि आप खुद गलतियाँ करके सीखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो सिनॉप्सिस यूट्यूब चैनल और वेबसाइट और फेसबुक पर। माय नेम इज़ कृष्णा, हैव अ गुड डे। और आई थिंक कि जो आपकी रिक्वेस्ट थी तो आपसे कमेंट में चाहूँगा कि जिन्होंने इस वीडियो की डिमांड की है उनसे कुछ पॉजिटिव कमेंट चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।